आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल बुंदेलखंड स्टडी में। मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, आपके लिए जो सीटेट का एग्जाम आने वाला है, यूपी एसआई, यूपी पुलिस एंड स्टेट लेवल का आपका कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपकी बेनिफिट रहेगी। ठीक है, हिंदी पढ़ाने से पहले मैं आपको 5-6 पॉइंट आपको लिखवाने आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। पहला पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको लिखना ही लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? भाषा बहुत सारी, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, अरबी, तमाम की भाषाएं। तो किस भाषा का शब्द है आपका हिंदी? मैं लिख रहा हूं, हिंदी आपका कैसा? फारसी भाषा का शब्द है। आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, हिंदी, हिंदी से रिलेटेड ही पॉइंट लिखूंगा। हिंदी की जननी, हिंदी की जननी क्या मानी जाती है? हिंदी किससे किससे जन्मी है? तो हिंदी जन्मी है आपकी किससे? संस्कृत से। आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आया था कि हिंदी यानी हिंदी की जननी किसको माना जाता है? तो हिंदी की जननी है आपकी संस्कृत। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोगों को पता होगा, 14 सितंबर। 14 सितंबर। ठीक है, आप लोगों को पॉइंट नोट करते चलना है। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता 10 जनवरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हिंदी भारत की कैसी भाषा है? राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी भारत की कैसी भाषा है? हिंदी भारत की कैसी? राज्य भाषा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी को संविधान के अनुसार आर्टिकल 343 में रखा गया है, मतलब 343 में रखा गया है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कहा क्या गया? आर्टिकल 343 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, राजभाषा हो गया। ठीक है, हिंदी को राज्यभाषा 14 सितंबर 1949 को रखा गया है। ठीक है, आप लोगों को पॉइंट याद करना है। आपके एग्जाम में पूछे गए हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी आपका कौन सा? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की जननी मानी जाती है आपकी, क्या जननी मानी जाती है? हिंदी की जननी मानी जाती है संस्कृत। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हिंदी भारत की कैसी भाषा है? हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी आपकी कैसी? राज्य भाषा है आपकी, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी आपकी कैसी?
राजभाषा मतलब राजकीय कार्यकाल वाली भाषा, ठीक है। हिंदी को संविधान के अनुसार आर्टिकल 343 में रखा गया है। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया है, ठीक है। आप पॉइंट नोट्स कर लीजिए, इसके बाद में आपको, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्णमाला। आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? आपको वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भाषा पढ़ाता हूँ। भाषा क्या है, वर्णमाला क्या होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बताइए भाषा क्या है? भाषा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। जैसे मैंने कुछ विचार बोला, मैंने जैसे किसी को बात बोली, उस बंदे ने भी कुछ हमको बात बोली, तो हम दोनों ने आपस में विचार किया, मतलब उसने भी अपनी भाषा पर विचार किया और मैंने भी कुछ विचार दी, मतलब विचारों का आदान प्रदान ही करना आपका क्या भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान करना ही आपका क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। परिभाषा बन जाएगी विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है, भाषा कहलाती है। क्या है भाषा? लैंग्वेज क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। जैसे मैंने कुछ विचार दिया और सामने वाले ने भी कुछ विचार दिया, हम दोनों ने विचार किया, तो आपकी क्या है? विचारों का आदान प्रदान किया हम दोनों ने, तो आपकी क्या कहलाई? वो आपकी कहलाई भाषा। मतलब विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। अब मैं आपको बताऊं भाषा कितने प्रकार की होती है। आपके एग्जाम में पूछा गया है भाषा के प्रकार। भाषा आपकी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है आपकी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। उसके बाद होती है आपकी दूसरी लिखित भाषा। लिखित भाषा। और तीसरे नंबर पर होती है आपकी सांकेतिक भाषा। आपके एग्जाम में डाउट पूछ लिया जाता है कि आप भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा आपकी 3 प्रकार की होती है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, मतलब संकेत द्वारा। मैं आपको तीनों भाषाओं के बारे में अभी बताता हूँ, समझाता हूँ। मौखिक भाषा क्या होती है? जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो आपकी कैसी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। लिखित भाषा हो गई, जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपकी कैसी? मौखिक भाषा हो गई, ठीक है। उसके बाद लिखित भाषा कौन सी हो गई? जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ ये सब लिखा, जैसे भाषा कितने प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, तो ये आपकी कैसी भाषा हो गई? ये आपकी लिखित भाषा हो। सांकेतिक भाषा आपने सुना होगा बचपन में, जैसे कि बच्चे छोटे होते ना, तो उन्हें संकेत देकर बताया जाता कि ये चीज वो चीज, तो संकेत होता उसमें, ठीक है। यानी बचपन में सिखाया जाता सांकेतिक भाषा को, ठीक है। उसके बाद मौखिक भाषा क्या होती, तो लिखना है आपको परिभाषा की। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसको हम, मौखिक भाषा वह ध्वनि होती है जिसको सुनाई तो देती है पर दिखाई नहीं देती, वो आपकी कैसी भाषा कहलाती है? वो आपकी कहलाती है आपकी मौखिक भाषा कहलाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। आपके एग्जाम में पूछा जाता, मैं परिभाषा पूरी लिख रहा हूं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, ध्वनि। मतलब मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो सुनाई तो देती है लेकिन
दिखाई नहीं देती, वो आपकी कैसी भाषा कहलाती है? अपनी मौखिक भाषा। जैसे ध्वनि है तो ध्वनि थोड़ी आपको दिखाई दे रही है, वो तो सुनाई दे रही है कि वो ध्वनि निकल रही है। मतलब मौखिक भाषा की परिभाषा होती होगी कि वह भाषा जो सुनाई तो देगी पर लेकिन दिखाई नहीं देगी, वो आपकी कैसी भाषा कहलाएगी? मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। जी आपके एग्जाम में पूछा गया कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी है? ध्वनि है, ध्वनि। ठीक है, इसके बाद आएगी लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा। लिखित भाषा वह होगी, देखो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपकी वर्ण। जब मैं वर्णमाला स्टार्ट करूंगा, वर्णमाला बताऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि वर्ण होते क्या हैं। ठीक है, फुल डिटेल में बताऊंगा कि वर्ण होते क्या है। अभी तो आपको इतना ही नोट्स करना है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी? वर्ण है, वर्ण। ठीक है, लिखित भाषा होती क्या? जैसे मैंने लिखा तो यही आपकी लिखित भाषा हो गई। जी आपको मैं पढ़ भी सकता हूँ और इसको लिख भी सकता हूँ, तो आपकी कैसी भाषा हो गई? आपकी लिखित भाषा हो गई। आपको इतना याद करना है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी है? वर्ण है। इसके बाद सांकेतिक भाषा बता चुका हूँ, मतलब जो संकेतों से बचपन में प्रयोग होता है सांकेतिक भाषा का। जैसे किसी को भी संकेत किया जाता है कि ये चीज वो चीज, तो आपकी जैसी कैसी लैंग्वेज होगी? आपकी सांकेतिक भाषा होगी। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आएगी, आ जाइए वर्णमाला पर। वर्णमाला, जैसे मैं वर्णमाला के दो टुकड़े करता हूं, एक किया मैंने वर्ण और एक किया माला। वर्ण और माला। वर्णमाला आपका दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक आपका शब्द है वर्ण और दूसरा है आपका माला। मतलब वर्ण प्लस माला। देखो यहाँ पे देखिए आप सब लोग, माला का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित क्रम मतलब वर्णों का व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। मतलब वर्णों का व्यवस्थित क्रम होने चाहिए, मतलब एक सीक्वेंस में होना चाहिए। माला का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित क्रम वर्णों को। अब आप हेडिंग डालिए वर्ण। वर्ण के बारे में बताता हूँ कि वर्ण होते क्या है। वर्ण, वर्ण, वर्ण वह वर्ण होती है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वो आपके कहलाते वर्ण। जैसे वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते, शब्द के टुकड़े कर सकते, अक्षर के टुकड़े कर सकते, लेकिन वर्ण के टुकड़े बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण क्या होते हैं? जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वो आपके कहलाते वर्ण कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से वर्ण बताता हूँ डिटेल में। जैसे मैंने लिया राम। राम, राम क्या है? राम आपका एक पूरा शब्द है। ये आपका क्या है? राम आपका क्या है? ये आपका शब्द है जी, शब्द। अब मैं शब्द को तोड़ूं तो आपके क्या बन जाएंगे? अच्छा, जैसे रा प्लस मा, मैंने तोड़ दिया इसको, तो आपके इसमें अक्षर कितने हो गए? शब्द से क्या बनते? अक्षर। तो कुछ अक्षर आपके कितने हैं इसमें? दो हो गए आपके अक्षर। आपके रा और मा आपके वर्ण नहीं है, ये आपके हैं अक्षर। इसके बाद मैं और तोड़ता हूं, और टूटे आएगा जी। जैसे रा आधा हो जाएगा, इसमें क्या? बड़ा आ, तो क्या टूट जाएगा? इसमें बड़ा आ है, इसके बाद माँ है, इसके बाद आ और बैठा है, ये हो गया।
तो इसमें जी क्या निकल गया आपके वर्ण। वर्ण कितने हैं आपके इसमें, 4 हैं। राम आपका क्या है, राम आपका है शब्द, शब्द से मैंने क्या बनाए अक्षर, अक्षर से मैंने क्या बनाए वर्ण। अब मैंने वर्ण की परिभाषा क्या लिखाई थी, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते वो कहलाते हैं आपके वर्ण। जैसे जी हैं आपके 4 वर्ण, तो हम इनके टुकड़े और नहीं कर सकते, हम इनके टुकड़े और नहीं कर सकते, वो आपके कहलाते वर्ण। जे अब टुकड़े नहीं हो सकते, अक्षर के तो टुकड़े हो सकते लेकिन वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे आपको और अच्छे से आ जाएगा समझ। जैसे लिया मैंने आम, आम आपका क्या है, आम आपका पूरा हो गया शब्द, आम आपका क्या है, शब्द है आपका आम। इसके बाद मैं इसको अक्षर में तोड़ूंगा, तो अक्षर में क्या टूटेगा, ये बड़ा आ प्लस माँ। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता कि बताइए आम में कितने वर्ण हैं, कितने शब्द हैं, तो आपको मैं समझा चुका हूं, आप बता दोगे उसमें कितने वर्ण हैं, कितने शब्द हैं। ठीक है, इसमें आपके शब्द कितने हो गए, शब्द हो गए आपके इसमें 2। ठीक है, अब मैं इसके टुकड़े करता हूं, शब्द से मैं क्या वर्ण बनाता हूं, वर्ण। इसमें बड़ा आ है, मतलब छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बना है, बड़ा आ बना है। जैसे आ मा आ, टूट गए, 4 टुकड़ों में टूट गए थे, 4 आपके क्या निकल आए, आपके जी 4 निकल आए वर्ण। वर्ण कितने निकले, 4। मतलब हम इनके और टुकड़े नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं आपके क्या वर्ण। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या चीज है। वर्ण वह है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वो आपके कहलाते हैं वर्ण। मैंने शब्द बता दिया आपको, ठीक है, उसके बाद मैंने अक्षर बता दिया। सॉरी, यहाँ पे आपके शब्द होंगे, शब्द नहीं, यहाँ पर होंगे आपके अक्षर। ठीक है, आपके अक्षर कितने हैं, आम शब्द में 2, वर्ण कितने हैं 4। और आम कैसा है, आम आपका क्या है, पूरा एक शब्द है, शब्द आम का। ठीक है, जैसे राम का एग्जांपल लिया था, राम में कितने वर्ण 4 हैं, अक्षर कितने हैं 2, और शब्द क्या है पूरा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा वर्ण। इसके बाद आप लिख लीजिए, फिर मैं आप करता हूं। मतलब वर्णमाला की परिभाषा क्या बनेगी, वर्णमाला की परिभाषा क्या बनेगी। वर्ण मैंने आपको बता दिया, मतलब वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, माला का क्या मतलब होता है, व्यवस्थित क्रम। तो वर्णमाला की परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो क्या पूछी गई है, क्या परिभाषा बनेगी इसकी, वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह, एक ही बात है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्णमाला की परिभाषा क्या बनेगी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहलाते, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ण, वर्ण आपके क्या होते हैं, वर्ण और डिटेल में बता देता हूं। वर्ण जो होते हैं आपके स्वर और व्यंजन के मेल से बने होते हैं। वर्ण आपके किससे, स्वर और व्यंजन के मेल से आपके क्या बनते, वर्ण बनते, स्वर और प्लस व्यंजन के मेल से। मतलब स्वर और व्यंजन के मेल से आपके क्या बनते, वर्ण। आपके एग्जाम में पूछी गई कि वर्ण क्या होते, तो वर्ण की परिभाषा बन जाएगी, एक और परिभाषा बन जाएगी, स्वर व व्यंजन के मेल से वर्ण बनते हैं। आपके वर्ण क्या, स्वर और व्यंजन के मेल से आपके क्या बनते हैं, वर्ण बनते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए परिभाषा, इंपोर्टेंट परिभाषा है वर्ण की। स्वर व व्यंजन के मेल से आपके क्या बने होते, वर्ण बने होते। ठीक है, लिख लीजिए आप, मैं इसको रख करता हूं। अब आते हैं वर्णमाला पर। वर्णमाला को हमने कितना 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला किया मैंने आपको स्वर में,
स्वर, और दूसरा किया मैंने इसको व्यंजन में। ठीक है, वर्णमाला को किसने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, इसके बाद स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा मैं बता दूं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। या दूसरी परिभाषा, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती वो आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा होगी इसकी, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि इनका उच्चारण एकदम स्वतंत्र होता है, मतलब किसी भी वर्ण की आवश्यकता एकदम स्वतंत्र होता है। जैसे आ ई उ ए आए ओ आओ अंग आ, मतलब किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ी। कुल मिला के अपने आप में एकदम स्वतंत्र है, स्वतंत्र पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है, मतलब किसी की भी आवश्यकता नहीं है उन्हें, तो आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण आपके क्या कहलाते हैं, आपके कहलाते हैं स्वर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के बाद आपका आ जाएगा ऋषि, ए आए ओ आओ अंग आहा। आपके जे कैसे हैं, जे आपके स्वर हैं, मतलब स्वतंत्र हैं, जे किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब अपने आप में एक स्वतंत्र है, मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आ ई उ ए आए ओ आओ अंग आ, मतलब किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही, एकदम अपने आप में स्वतंत्र ही उच्चारण हो रहा, तो आपके क्या कहलाते हैं, आपके कहलाते हैं स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से। इसके बाद आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनती, और आपको मैं बता दूं, ये आपको छोटा ऊ है और ये आपका बड़ा ऊ, इनमें मैं डिफरेंस बता देता हूं आपको। छोटा ऊ को हम ऐसा लिख सकते और बड़ा ऊ को हम ऐसा लिख सकते, ऐसा। इनमें जो डिफरेंस है कि छोटा ऊ आपका ऐसा होता और बड़ा ऊ आपका ऐसा होता, ऐसा सिंबल होता। इनको हम इसको ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते, और इसको मैं ठीक से बना देता हूं, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ऐसा गोल टाइप में। ये आपका बड़ा ऊ का सिंबल है और ये आपका छोटा ऊ का सिंबल है। इसके बाद ए और आई में भी बच्चे कंफ्यूज होते, इसमें आपकी ऑलरेडी एक मात्रा चढ़ी रहती और इसमें आपकी एक और दो मात्राएं चढ़ी रहती, वो दिखाती नहीं है, वो आपकी कैसी साइलेंट है। तो हम आप इनको ऐसा भी लग सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, और इसको आई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस ठीक है, ये भी आपका सही है और ये भी सही है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो आपका यही चलता, वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दिया क्या आया था इसमें। ठीक है, इसके बाद जो आपके क्वेश्चन बनते स्वर से, कौन कौन से क्वेश्चन बनते, तो स्वर से जो क्वेश्चन बनते मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते कि स्वरों की संख्या कितनी है। क्या पूछी जाती, स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या पूछी जाती। स्वरों की संख्या आपकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लेकिन जो आपके कुल स्वरों की संख्या पूछी है तो आपकी कितनी, 13 हो जाएगी। वैसे स्वरों की संख्या पूछी है तो स्वरों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी स्वरों की संख्या हो जाएगी 11। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। और पॉइंट लिखता हूं, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या, डायरेक्ट आता सीधा एग्जाम में, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या है 13। यहाँ पर केवल तक स्वरों की संख्या क्वेश्चन घुमाने के लिए एग्जाम में कुछ भी भाषा का प्रयोग करता। यदि कुल स्वरों की संख्या पूछी है तो आपकी हो जाएगी 13। यदि एग्जाम में आया कि स्वरों की संख्या कितनी है तो स्वरों की संख्या हो जाएगी आपकी 11। ठीक है,
आपको मैं बता दूं कि 13 कैसे होंगे, क्योंकि जो आपके जो अंग और आहा हैं ये आपके अनुस्वर में आ जाते हैं, अनुस्वर में आ जाते, इसलिए हम स्वरों में इनको नहीं लेते। और यदि कुल स्वरों के पूछे है तो संख्या, कुल स्वरों की संख्या में हम इन दोनों को जोड़ देते। ये आपके कैसे हैं, ये आपके दो अंग और अनुस्वर हैं, अनुस्वार। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तब स्वरों का वर्गीकरण बताऊंगा, ठीक है। इसलिए हम इनको 11 रखते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 13। एक क्वेश्चन आ जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या है 4। आपको याद करना, ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट है कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है, और मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। आप पॉइंट नोट कर लीजिए, इसके बारे में आपको बताऊं। मूल स्वर आपके कौन कौन से मैं बता देता हूँ, आगे मैं पढ़ाऊंगा तब स्वरों का वर्गीकरण। एक जी हो गया, एक जी हो गया, एक जी हो गया और जी हो गया। मूल स्वर में आपके 1 2 3 4, वैसे कहीं कहीं आपको छोटा दिया है, ऋषि को नहीं लेते, लेकिन ऋषि को भी लेना है, ठीक है। तो आपके मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी, 4। मैं स्वर को हटा दूं, आप स्वर की परिभाषा लिख लीजिए और पॉइंट नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है वो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको व्यंजन पढ़ाता हूँ। मैं आपको व्यंजन पढ़ाता हूँ। व्यंजन क्या होती है, आप लोगों ने लिख ली होगी, मैं इसको रब करता हूँ। व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा स्वर से रिलेटेड है, मतलब स्वर से रिलेटेड है। कैसी, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मतलब स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण आपके क्या कहलाते, व्यंजन कहलाते। या दूसरी परिभाषा हम कह सकते कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है तो आपके क्या कहलाते, व्यंजन कहलाते। मतलब जो व्यंजनों को उच्चारण बिना स्वर के उच्चारण संभव ही नहीं है। संभव क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कोई व्यंजन ले लिया, जैसे मैंने व्यंजन ले लिया के, वो खुद कह रहा है कि हमें क्या छुपा है, आ छुपा। यदि मैं का को तोड़ूंगा तो का प्लस आ में से मिलकर बना है आपका क्या, के, खे, गे, घे, अंग। तो आपका मतलब, कहने का मतलब है कि आपके जितने भी व्यंजन है वो आपके स्वरों की सहायता से ही बोले जाएंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके व्यंजन कहलाएंगे। परिभाषा क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको व्यंजन लिखता हूं। क्या हो गया, खे, घे, अंगे, चे, छे, जे, झे, या, टे, ठे, डे, ढे, अड़ा। ठीक है, यहां मैं यहां लिख देता हूं इसकी आगे की लाइन। टे, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ठीक है। इसके बाद ये, ले, बे, से, है, ठीक है। अब मैं व्यंजन बताता हूं। 5 10 15 20 25 25 4 29 29 और 4 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्यंजनों की संख्या बताइए, तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी है, 33। मतलब जो हमने व्यंजन की परिभाषा बताई थी कि बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण संभव ही नहीं है। इसको पढ़ते अंगा, इसको पढ़ते या, इसको अ,
ठीक है, आपको कंफ्यूजन होगी, पढ़ने में होती होगी, तो मैंने आपको बता दिया। मतलब के लिया था हमने, के तो आपको के कैसे के प्लस आ से मिलकर बना है, इसको जो कंप्लीट कर देगा तो पूरा का बन जाता है। के खुद कह रहा हमें आ छुपा है, आ मतलब स्वर छुपा है, खे मतलब खा में भी आए, गे खुद कह रहा कि हमें आ मतलब स्वर व्यंजन खुद कहते हैं कि हमें कैसा स्वर छुपा हुआ है। मतलब जो व्यंजन है ना, बिना स्वर के इनका उच्चारण संभव ही नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि व्यंजनों की संख्या बताइए, तो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि व्यंजनों की संख्या बताइए, तो व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी है? 33 बच्चों। ठीक है, आपका जो हिंदी का पार्ट कौन सा, आपका पार्ट फर्स्ट था। ठीक है, मैं आपको धीमे आपका पूरा हिंदी वर्णमाला कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है बच्चों, यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें।